Hello students, in this video we will discuss about a very interesting topic, electric dipole. Okay, so see on the board very carefully, because first of all we discuss about the concept of electric dipole. Okay, see here. You know very well electric charge. Okay, produces electric field. Okay, but if the net charge is zero, if Q net charge on any system is zero, then what is the value of electric field? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या नहीं? देखिए, अब तक जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. ओके, तो यदि नेट चार्ज जीरो होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? तो आई थिंक मुझे जहां तक लगता है आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है. देखिए कैसे, वो आप देख सकते हैं इसे, आप चेक करिएगा. यहां पर मैं कंसीडर करता हूं एक सिचुएशन, और उस सिचुएशन को आप देखिएगा. सपोज करते हैं आपके पास एक एटम है. ओके, और एटम के पास आपको पता है कि एक न्यूक्लियस होता है जिसमें उसका ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन्स आपके उसके चारों ओर क्या होते हैं? क्लाउड्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. जनरली आपके जो एटम्स होते हैं उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड द न्यूक्लियस वो स्फेरिकल सिमेट्री में होगा, स्फेरिकल शेप में होगा, और आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी सेंटर पे होगा. ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फेरिकल शेप में, उन सब का ओवरऑल सेंटर भी कहां पर होगा? इसके सेंटर पे होगा. तो दोनों के जो सेंटर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के, वो कोइंसाइड करते हैं. क्लियर है? तो ये तो क्लियर है यहां पर कि यदि इसके पास कुछ नेगेटिव चार्ज है, मैं ऐसे डिफाइन करता हूं इसे कि इसके पास ये हो गया प्लस जेड पॉजिटिव चार्ज, और सिमिलरली इस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, क्लियर है ना? तो यहां पर देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है तो क्यू नेट इस केस में कितना होगा आपका? जीरो. क्लियर है ना? आई बात समझ? लेकिन दोनों के जो सेंटर है वो एक जगह कोइंसाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका हम जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये मान लीजिए इसका क्या है? सेंटर, इसका स्फीयर का. जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को उसके ओवरऑल मास को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिप्लेस करते हैं. सिमिलरली हम यहां पर इस प्लस जेड को तो यहां पर कंसीडर कर लिया, और ये जो क्लाउड है स्फेरिकल, इसका भी सेंटर यहीं पर कंसंट्रेटेड है. तो नेट चार्ज आपका बन गया ये इस पॉइंट पर. अब आप बताइए
यदि हम इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो ड्यू टू दिस प्लस पॉजिटिव चार्ज हमें यहाँ पर टैच चार्ज कंसीडर करना होगा। तो ये टैच चार्ज को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। सिमिलरली यदि आप यहाँ पर इसका इफेक्ट चेक करें तो ये टैच चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन आपकी ये होगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ E इक्वल्स टू F/Q। ओके, कई बार बता दिया गया है तो बार बार तो नहीं चलेगा। तो अब आप देखिए, आपने को पता है कि ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। आपको ये इंफॉर्मेशन किसी बुक में नहीं मिलेगी, किसी लेक्चर में नहीं मिलेगी, इसलिए लास्ट तक देखिए और सभी वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जहां तक मैं कह सकता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जो मैंने इकट्ठा की हुई है इस वक्त। ठीक है, चलिए, तो यदि कहीं पर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा कि ऐसा कौन है। तो देखिए यहाँ पर, तो चेक कीजिए E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। जानते सभी है, बट मेन थिंग ये है कि वो बच्चों के सामने इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करता है। ये इकट्ठा की हुई चीजें अलग अलग जगह से। तो देखिए, बोथ केसेस में आपकी चार्ज की अमाउंट सेम है, क्लियर है ना, और सेम पॉइंट पे ये सिचुएटेड है, तो सेपरेशन भी आपका सेम हुआ ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड बोथ केसेस में आपका सेम हुआ। तो ई नेट आपका जो यहाँ पर होगा वो कितना होगा, 0। दैट मीन्स इस केस में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, जैसा कि मैं पहले लग भी रहा था। लेकिन इसी सिचुएशन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। आप कहोगे कि यहाँ नेट चार्ज 0 है, तो सर आपने ऐसे कैलकुलेट करके क्यों दिखाया, ये आपको अभी पता चलेगा, क्योंकि नेट सिचुएशन में नेट चार्ज 0 होगा, बट प्रॉब्लम समथिंग डिफरेंट होगी। देखिए कैसे। अब हम क्या करते हैं, इस स्फीयर को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूं, और डिस्टर्ब कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या किया, इनके सेंटर को थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया। कैसे, आप कैसे डिस्प्लेस करेंगे इनके सेंटर को, जैसे कह सकते हैं कि आपने इस पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। देखिए चेक कीजिए, अब मैं क्या करता हूं, इस पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं इन दिस डायरेक्शन, ये आपका ई एक्सटर्नल, क्लियर है ना। अब ई एक्सटर्नल के कारण क्या होगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर और निगेटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, क्लियर हुआ ना। तो सॉरी फॉर सम टाइम। नाउ कम ऑन, देखिए क्या होगा यहां पर। चलिए, ये एक्सटर्नल हुआ ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। रिपेल, ठीक है, रिपेल करेगा। तो देखिए, तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर रिप्लेस होगा और निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में रिप्लेस होगा। तो ऐसा समझिए जैसे आपके पास कोई बैलून है या बॉल है स्फेरिकल शेप में, और उसके एक एंड को पकड़कर आप इधर की ओर खींचते हैं, दूसरे एंड को इधर की ओर, क्लियर है ना। तो क्या होगा कि उसकी शेप आपकी उस कंडीशन में स्फेरिकल ना होके एक कैसे हो जाएगी, एक वॉलीबॉल टाइप हो जाएगी। जैसे ये कह देते हैं कि आप जैसा कोकोनट होता है, नारियल होता है, ठीक है, इस शेप में हो जाएगी। देखिए कैसे, जस्ट लाइक दिस, जिसे बोलते हैं इलिप्सोइड। क्या बोलते हैं, इलिप्सोइड। तो ये जस्ट लाइक दिस शेप इसकी बन जाएगी, समथिंग दिस। तो उस केस में क्या होगा कि आपका पॉजिटिव चार्ज तो इधर रिप्लेस हो गया और निगेटिव चार्ज आपका इधर रिप्लेस हो गया, क्लियर है ना। अब आप देखिए
इन जो चार्जेस हैं इसे भूल जाइए अभी आप, सिर्फ मैं इसका इफेक्ट बताऊंगा अभी। क्लियर है ना? ये तो अभी तो अप्लाई किया, अब आप इन्हें रिप्लेस करिए। अब इसे रिप्लेस किया जा सकता है कैसे? इनका सेंटर जस्ट लाइक हेयर है, इसका सेंटर जस्ट लाइक हेयर है, तो ये कह सकते हैं कि इधर ये माइनस जेड ई हो गया और इधर ये प्लस जेड ई, और यहाँ पर आपको पॉइंट पी पर क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब आप बताइए इस कंडीशन में जो क्यू नेट है आपका वो विल बी जीरो, नेट जीरो हुआ ना। बट यहाँ पर देखिए, सपोज कर लीजिए कि ये सेपरेशन आपका ए है और ये सेपरेशन यहां से लेकर यहां तक बी है, तो उस कंडीशन में मुझे बताइए कि चार्जेस तो सेम है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा क्योंकि ये रिपेल करेगा टेस्ट चार्ज को, और इसके कारण किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा। क्लियर हुआ ना? तो एक तो आपका इधर हो गया, सपोज कर लिए दिस इज E1 एंड दिस इज E2, तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इसे नीचे इसे ए कह दीजिए और इसे बी, सेकंड फॉर बी एंड फर्स्ट फॉर ए। तो अब आप बताइए जब हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे E1, ये होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों आपका हो गया प्लस, साइन तो लेना नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करें, जेड ई बाय ए ड्यू टू प्लस फॉर माइनस जेड ई, है ना। एंड सेकेंड इज E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई बाय बी ड्यू टू प्लस जेड ई। अब आप देखिए क्या E1 और E2 आपके सेम है? नहीं, क्यों? सिंस A ग्रेटर देन B से, देयरफॉर 1/A लेस देन होगा 1/B से, तो वी कैन से दैट हियर E1 will be less than E2. So E net will be equals to E2 minus E1 because both are in different directions. So in that condition, electric field at any point due to this situation of charges is not zero, but net charge is zero. So in that case, we cannot say that electric field is zero. Okay, electric field due to in that situation may or may not be zero. Okay, this topic is very important conceptually. क्लियर है ना? तो आप ये नहीं कह सकते कि यदि नेट चार्ज जीरो है तो वहां उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? क्लियर है ना? तो यहां पर आपको पता चल गया होगा इस कंसेप्ट से कि यदि नेट चार्ज जीरो हो तो उस कंडीशन में भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे हम। तो यहां पर आप देखिए, इसके नाम को चेक कीजिए आप, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, एंड डाइपोल, डाइपोल मींस डाइपोल, पोल माने आपका क्या होता है? टू आपका पोल्स होते हैं एंड्स, और कितने पोल है? डाई मींस टू, तो वो इसका मतलब क्या होगा? डाइपोल मींस टू एंड्स। तो ऐसी कोई सिस्टम जिसके कितने एंड हो? टू एंड्स, और वो एंड्स किससे बने हुए होंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जो आपका 2 पॉइंट चार्ज से मिलकर बना, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। लास्ट तक देखे क्योंकि अभी तक डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, कभी आप डेफिनेशन को ये कहो कि मैंने गलत बताया। ठीक है, चलते हैं। तो अब हम इसमें जो सिचुएशन कंसीडर करेंगे वो होगी ये, आपने इस ओवरऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए, इनका नेट इफेक्ट लिया जाता है, पॉइंट से रिप्लेस किया जा सकता है। हम इसे एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, इसे एक पॉइंट। तो आप बताइए इसकी जो नई फॉर्म मिली आपको, नई फॉर्म आपके पास जो रिप्रेजेंट होकर आई है, वो फॉर्म आपकी इस तरीके से, जिसके देखिए 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव और बोथ आर प्लेस्ड
एट द एंड्स ऑफ एनीथिंग, है ना। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, जनरली आपको बुक्स में ये वाली सिचुएशन मिलेगी, बट ये एक कन्वर्जन है एक अनदर शेप का, सिंप्लीफाइड शेप में। ओके, तो जहां तक मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन आपको मैंने जहां तक पॉसिबल है समझाने की कोशिश की है, वो वहां तक कोशिश करी गई है। ठीक है, तो अब आप डेफिनेशन बना सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। ओके, तो जनरली डेफिनेशंस आपको यही कराई जाती है कि अपोजिट एंड टू इक्वल चार्जेस, बट ऑलवेज दिस डेफिनेशन इज नॉट ट्रू because the general definition of electric dipole is something different. Okay, तो हम तो फोकस करेंगे जो यहाँ पर आपकी फेमस डेफिनेशन है और आपके लिए इजी भी होगी, बट मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया आपको इस लेक्चर में दूंगा जो जब का जनरल फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो चलते हैं पॉइंट आउट करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैंने आपको बताया, क्लियर है ना। तो चलिए आप चलते हैं डेफिनेशन पर। A system of two equal and opposite in sign a system of 2-point charges equal and opposite in sign is known as, in sign and separated by very small distance. Okay, is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। जनरली क्या होता है कि हम जिस डाइपोल को यहाँ पर एनालाइज करेंगे वो एक आइडियल डाइपोल है। ओके, जनरली आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उस कंडीशन को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हम चार्जेस के जो बीच का सेपरेशन है वो बहुत स्मॉल कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो आपको जनरली डाइपोल्स मिलते हैं वो आपको क्या एग्जांपल्स बताए जाएंगे तो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर पर मिलते हैं, तो जो कि काफ़ी स्मॉल सेपरेशन है ना। तो एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर एग्जांपल देखिए, -q and here is any charge +q and separated by a small separation, and this small separation is defined as 12.
देखिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जो फिनोमिना है, सम आर्टिकल्स है जो हम फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे स्पेशल केसेस में, उनमें हम इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 12 कंसिडर करते हैं। इसके पीछे भी एक फैक्ट है, वो आपको बताया जाएगा। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं कि फिजिकल एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं HCl का। HCl की जो आपकी केमिकल स्ट्रक्चर है वो देखिए आप, H सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड एंड Cl। आप देखिए ये जो आपका Cl है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जनरली इन दैट केस। तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन अपनी ओर थोड़ा सा क्या करता है, अटैक, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा। ध्यान रखिए जो डाइपोल है, डाइपोल के केस में आपके बहुत चार्जेस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, फ्री नहीं होगा। यदि एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास चार्ज ये है, एक फ्री चार्ज ये है, और आप कहो कि ये आपके एक डाइपोल को फॉर्म करते हैं, तो ये ट्रू नहीं है। डाइपोल फॉर्म कब होगा, जब एक दूसरे से कनेक्टेड भी हो। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड है, तो इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर ट्रांसफर होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका इधर की ओर। तो इसके कारण इसमें एक पार्सल पॉजिटिव चार्ज, और इस पर इसके कारण एक पार्सली निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी ओर थोड़ा सा क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल चार्ज है, और बहुत स्मॉल सेपरेशन पे है एंगस्ट्रॉम ऑर्डर पर, तो हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए, हम चलते हैं इसी प्रकार CH4। ये काफी इंटरेस्टिंग है। या अनदर एग्जांपल ले लीजिए, सबसे पहले तो हम CO। ये तो जो CO की स्ट्रक्चर है आपकी वो डबल बॉन्ड की होती है आपकी इस तरीके से, क्लियर है। तो आप चलिए, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण इस पर +2 डेल्टा और इस पर -2 डेल्टा। अब आप देखिए ये भी आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका CO2। CO2 में आप देखिए C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। देखिए बॉन्डिंग के जा रहे हैं, अब भूल गया हूँ थोड़ा सा बॉन्डिंग के बाद, ये चेक कर लीजिएगा यहाँ पर बॉन्डिंग सही है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर तो क्लियर है। देखिए तो यहाँ पर -2 डेल्टा क्लाउड ट्रांसफर के कारण, यहाँ पर -2 डेल्टा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 डेल्टा। तो देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर हुआ, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर हुआ, तो 2 डाइपोल्स का ये क्या है, आपका कॉम्बिनेशन है। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं H2। तो जब H2 की आप बात करोगे तो इसमें O ये हो गया आपका, H ये हो गया, जनरली आपने पढ़ा होगा H। बट इसकी स्ट्रक्चर को जस्ट दिस लाइक ऐसे नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि अभी आपको एक टर्म बताई जाएगी, वो इसके लिए 0 होती है, बट इसके लिए 0 नहीं होती। तो वेक्टर नोटेशन के अकॉर्डिंग 0 कब नहीं होगी आपको भी बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा, तो प्लस डेल्टा, और यहाँ पर प्लस डेल्टा, और यहाँ पर -2 डेल्टा। देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रैक्टिकली यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का मेजर कर लेते हैं, तो उससे हम उसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उसकी स्ट्रक्चर लीनियर होगी या नॉन लीनियर होगी। ओके, तो देखिए अभी तो ये एग्जांपल्स हो गए आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के। अब चलते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम डेली लाइफ में कहाँ पर यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले क्या हुआ करता था, या जो सिग्नल्स है, जो हमारे जो सिग्नल्स है वो आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की फॉर्म में ही आप तक पहुंचते हैं। ओके, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जनरली वहां पर प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं, इससे रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी हमें पढ़नी है। वो आप देखिए किस प्रकार आपने माइक्रोवेव हीटर पढ़ा होगा, माइक्रोवेव ओवन, तो वो भी इसी कंसेप्ट पर काम करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के। बाद देखिए कैसे, देखिए जब आप क्या करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल से देखिए कि जब आप इस डाइपोल को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जरा देखिए आप इस डाइपोल को ऐसे रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, +Q एंड ये -Q हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर इधर की ओर फोर्स लगेगा, इस पर इधर की ओर। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट, किसी रोड को इस तरीके से
फोर्स अप्लाई करते हो तो ये क्या होगा, ये आपका ऐसे रोटेट करेगा। कैसे करेगा रोटेट, ऐसे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें एक रोटेशन प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क अप्लाई होने को, इसे भी स्टडी करेंगे बाद में। तो जब हम माइक्रोवेव ओवन की बात करते हैं उसमें कोई मटेरियल लगते हैं तो वहां पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है और उसके जो डाइपोल्स है वो ऐसे उसमें वाइब्रेशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इन वाइब्रेशन से उनके मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होता है और कोलिजन से हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण वहां पर जो भी आपका मटेरियल है वो आपका क्या हो जाता है, कुक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये काफी अच्छा कंसेप्ट है। जब इस फिजिकल क्वांटिटी को जो इसमें टॉर्क वर्क कर रहा है इसे कैलकुलेट करते हैं तो एक अनदर क्वांटिटी वहां से निकल कर आती है उस रिलेशन में, और जो इस बात को डिसाइड करती है कि इसमें कितना ज्यादा रोटेशन होगा। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो वो टर्म क्या है उसी के बेस में मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ओके, तो सी ऑन द बोर्ड केयरफुली। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए मूवमेंट मीन्स घूमना, इलेक्ट्रिक डाइपोल का घूमना। तो किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है उसी से डिफाइन करेंगे। काफी इजी डेफिनेशन है। क्या होता है कि वो जो टर्म होती है आपकी वहां पर उसमें एक चार्ज होता है और इनके बीच की जो सेपरेशन है 12 वो क्वांटिटी उसमें होती है जिनकी प्रोडक्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो आपका हो गया Q इंटू 12। तो आप डिफाइन करिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एनी वन चार्ज and the separation between them. Okay, so remember this definition because it is very very important according to the point of view of examination. So the electric dipole moment of an electric dipole is defined as the product of the magnitude of any one charge and separation between them. Okay, it is denoted by small p. Okay, here this definition is correct on the basis of 12th class, on the level of 12th class. But if you study this definition at higher level, I think, but books gives this definition always not प्रॉपर। ओके, चलिए आपको रिप्रेजेंट करूंगा वो भी डेफिनेशन। चलिए, तो सिस्टम आपने कंसीडर कर लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपका कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू दीज चार्जेस इन पर ए एंड पॉइंट बी पर प्लेस्ड है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 12 है। ओके, तो अभी तक तो मैं 12 ही कंसीडर करूंगा जहां पर इसकी जरूरत है, जबकि ज्यादातर आर्टिकल हमारे 12 पर बेस्ड है। तो यदि ऐसा कोई आर्टिकल हो जिसमें 12 की रिक्वायरमेंट ना हुई तो हम इसे एल भी कंसीडर करेंगे। तो देन P विल बी इक्वल्स टू Q इंटू 12। देखिए
यहाँ पर जो आपका डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जब आप उस फॉर्मूले को देखो, मैं आपको बताऊंगा वहां पर, क्योंकि वहीं से ही आया हुआ सारा का सारा आपका, तो वहां पर आप देखेंगे इसमें जो ये रोटेशन प्रॉपर्टी है टॉर्क के कारण, तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का जो जो राइट हैंड साइड है जिसके इक्वल है वो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, और वो वेक्टर क्वांटिटी तभी पॉसिबल होती है जब ये क्वांटिटी भी आपकी क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, कम बैक अगेन, तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट प्रॉब्लम कहां पर है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और लेंथ या सेपरेशन भी आपके एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दो स्केलर क्वांटिटीज की प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती। इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपकी जो लेंथ सेपरेशन है इसे हम डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करते हैं और इसे एक एज ए वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। अब इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है उस आर्टिकल से जो मिलती है वो होती है माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड, इस बात का ध्यान रखिए, डेफिनेशन में मैंने ये मेंशन नहीं किया है। ओके, तो यहां पर आगे नोट कर देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पर मेंशन कर देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको, हुज डायरेक्शन, जब डायरेक्शन भी होगी तो मैग्नीट्यूड हुआ, हुज डायरेक्शन अलोंग माइनस Q2 प्लस Q चार्ज। ओके, so that is direction of electric dipole moment will be along this direction. See these examples. Here the direction of electric dipole is in the direction, sorry, minus Q2 plus, and here is also this direction, and here electric dipole is in this direction P, and here is in the direction P. Okay, but both dipoles are same but in different direction, so the net electric dipole of this molecule is 0. When we study in spectroscopy, Raman spectroscopy, then the electric dipole moment net of this molecule is 0. That is the structure of this molecule will be linear. Okay, but in that case if we study the structure of this molecule in Raman spectroscopy, then the electric dipole moment not becomes 0. Okay, so the structure of this molecule will not be linear but triangular type. Okay, so like this, here P is in this direction and here P in this direction, sorry okay ठीक है। तो आप देखिए क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है तो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं, नेट डाइपोल मोमेंट आप देखिए इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है ना? तो P नेट इज नॉट जीरो इन दैट केस। यहां पर देखिए क्लियर हो गया ना? तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, इसका कुछ स्ट्रक्चर आपको दी गई तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां तक, लेकिन जो इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन है वो आप चलिए जो मेन फोकस आपको करना है जिस पर, वो ये है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी, सिर्फ आपको रिवाइज किया जा रहा है। देखिए एक होता है मोनोपोल मोमेंट, एक होता है आपका डाइपोल मोमेंट, और ऐसे ही आगे क्वाड्रोपोल मोमेंट, ऑक्टोपोल मोमेंट, और आगे तक ऐसे ही चलता रहता है। देखिए मोनोपोल मोमेंट होता है आपका क्यू नेट चार्ज, और डाइपोल मोमेंट जो आपको बताया गया, वो जो डेफिनेशन आपको बताई गई वो तब बताई गई जब आपका क्यू नेट 0 हो। क्लियर है? यदि क्यू नेट चार्ज आपका टोटल चार्ज सिस्टम का 0 नहीं है तो उस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो आपका होता है वेक्टर P इक्वल्स टू
चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोजीशन वेक्टर। और वो पोजीशन वेक्टर आपका किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हो सकता है, ये इंडिपेंडेंट होगा। पोजीशन वेक्टर या ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है आपका इंडिपेंडेंट होगा यदि आपका क्यू नेट जीरो हुआ। लेकिन यदि क्यू नेट आपका जीरो ना हुआ तो ये वैल्यू आपकी पोजीशन वेक्टर पर डिपेंड करती है कि आपने किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट किया और ओरिजिन किसे कंसीडर किया। तो ये जो फॉर्मूला आपको बताया गया है ये उस केस में बताया गया है जब आपका क्यू नेट यानी मोनोपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। तो देखिए इसके लिए मैं चेक करता हूं, आप इसका ओरिजिन मान लीजिए, कहीं पर ही मान लीजिए। तो सपोज करता हूं कि ये आपका एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने एक चार्ज सिस्टम ले लिया कि आपका एक चार्ज माइनस क्यू यहाँ पर है और प्लस क्यू चार्ज आपका यहाँ पर है। क्लियर है ना? देखिए, है ना? अब आप बता दीजिए, मान लीजिए इसकी पोजीशन यहाँ पर A0 और इसकी पोजीशन यहाँ पर हमने रैंडमली 0B कह दिया। क्लियर हुआ ना? अब आप देखिए ये इनके बीच का कहीं ना कहीं सेपरेशन होगा, है ना? अब पहले तो आप ये बता दीजिए वैल्यू कितनी है सेपरेशन। ये आपका होता है √A² प्लस B²। हो गया ना? इसे मैं कंसीडर करता हूं कि ये आपका L है। ओके, तो सी ऑन द बोर्ड केयरफुली बिकॉज आपको ये टॉपिक्स कहीं नहीं मिलेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग, इसके फॉर्मूले अकॉर्डिंग डायरेक्शन होनी चाहिए -q2 प्लस q। ये आपकी डाइपोल की डायरेक्शन चेक करिए, देखिए क्या मिलता है। वेक्टर P इक्वल्स टू, यदि इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग देखा जाए तो फॉर्मूला आपका आना चाहिए q इंटू एल, क्योंकि ये आ गया। इसके अकॉर्डिंग देखिए -q मल्टीप्लाई बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। देखिए ये आपकी x डायरेक्शन है, ये आपकी y डायरेक्शन है। इधर आपका यूनिट वेक्टर i हुआ तो a i कैप एंड 0 इंटू जे कैप प्लस q, यहां पर आइए 0 i कैप प्लस 0 b जे कैप। ओके, अप्लाई कीजिए कंडीशन -q a i कैप प्लस q b जे कैप। चार्ज कॉमन ले लीजिए q, यहां पर आपको मिलेगा b जे कैप माइनस a i कैप। क्लियर है ना? अब आप जरा इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। पहले डायरेक्शन भी चेक कर लीजिए, डायरेक्शन किधर से किधर की ओर है। इसका जरा आप पोजीशन वेक्टर निकाल के देखिए क्या होगा इसका। ये आप मान लीजिए ए पॉइंट, ये आपका बी। जरा कैलकुलेट कीजिए, ए बी क्या है। वेक्टर ए बी आपका होता है, आपने पढ़ा होगा। तो आपको करना क्या है कि ए से बी पे जाना है तो आपको लिखना होगा ओ बी माइनस ओ ए। अप्लाई कीजिए, ओ बी कितना है बी जे एंड माइनस ए आई। देखिए क्लियर है ना? डायरेक्शन सेम है। अब मैग्नीट्यूड चेक कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू क्यों बाहर आ जाएगा √i का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, दिस इज क्यू है। तो आप देखिए सेम आंसर मिला ना? तो अनदर एग्जांपल्स करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। बट स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपकी ये ऑलवेज आपको डायरेक्शन भी देगी। यदि आप इस कंडीशन में करते हैं, देखिए ओरिजिन यहां पर कंसीडर कर लीजिए। ये जो ना, ये मान लीजिए आपकी पोजीशन x1 और ये आपकी x2। अप्लाई करके देखिए यहाँ पर p वेक्टर इक्वल्स टू -q, अप्लाई कीजिए पोजीशन वेक्टर x1 i कैप प्लस q, यहाँ पर देखिए x2 i कैप। अब यहाँ पर देखिए q कॉमन आ गया तो ये बन गया आपका x2 माइनस x1 इंटू आई कैप। व्हाट इज x2 माइनस x1 इज 12। डायरेक्शन देखिए आई कैप, दैट मीन्स -q2 प्लस q। तो ये आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। जनरली स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल भी सकती है। तो बट आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो -q प्लस q चार्ज का है, उस सिचुएशन में आपकी ये डेफिनेशन ये करेक्ट सेट होती है। इसलिए आपको यही डेफिनेशन हमने नोट कराई है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।